Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT Part First. रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर और अल्टरनेटर के बारे में डिस्कस किया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपना, जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, टॉपिक भी बड़ा था, वाइड था और अच्छे से हमने इसे डिस्कस किया था। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो आपका एसी जनरेटर है वो होता क्या है। दैट मीन्स अपन रिवीजन क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो रिवीजन के अंदर हम लास्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था, तो हम एसी जनरेटर के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। एसी जनरेटर होता क्या है? एक ऐसी डिवाइस है या फिर एक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करके अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना, अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। अब वो कैसे करता है? वो चीज़ें जैसे कि अपन ने बात की यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे आपको यह बताते हैं कि जब अपन किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमें वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण हमें इंड्यूस्ड करंट भी मिलता है। दैट मीन्स इसी प्रिंसिपल की सहायता से हम एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन करते हैं। अब अपन बात करते हैं एसी जनरेटर के कंपोनेंट की। प्रिंसिपल की अपन ने बात कर ली। कंपोनेंट्स की अगर अपन बात की जाए वहाँ पे तो चार मेनली कंपोनेंट होते हैं। एक अपना होता है आर्मेचर, दूसरा होता है वहाँ पे आपके मैग्नेट, तीसरा होता है स्लिप रिंग्स और चौथा होता है ब्रूसेस। आर्मेचर दैट मीन्स अपन बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको कोयल चाहिएगी, कोयल जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वो कोयल की जगह आप क्या रखते हो? आर्मेचर रखते हो। आर्मेचर में होता क्या है कि सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ वाउंडिंग किया हुआ एक कोयल होती है। ठीक है, दूसरा अपन ने बात की कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे? मैग्नेट्स रखोगे। तो दो कंपोनेंट्स का काम समझ में आया अपने को। अब तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का काम क्या होगा? आर्मेचर को रोटेट कराने के काम में आती हैं। और ब्रूसेस क्या होता है? जो अपना चौथा कंपोनेंट है उसका काम होता है कि जो स्लिप रिंग्स रोटेट कर रही हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक करंट जो आपको मिल रहा है, जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो रहा है, उसको आउटपुट सर्किट तक पहुंचाने का। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और काम में आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दैट मीन्स जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ है, उसकी डायरेक्शन को पता करने के काम में आता है। ये तो हमें भी पता है कि जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो करंट की डायरेक्शन को आपको बताता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग के अंदर कुछ नहीं होता, आपकी दो मैग्नेट्स होती हैं, दोनों मैग्नेट्स के बीच में आर्मेचर रखा होता है। जब अपन दोनों मैग्नेट्स के बीच में आर्मेचर रखेंगे तो वहाँ पे मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब आपका आर्मेचर रखा हुआ होगा दैट मीन्स उस वक्त कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। बट जैसे ही आप आर्मेचर को रोटेट कराओगे तो जो आर्मेचर की कोयल है वो कभी तो उस मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगी और कभी पास आएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण में वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की सहायता से लास्ट लेक्चर में पता किया था। अब जैसा कि यहाँ पे क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट, जब आपका आर्मेचर एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसके बीच में दो फेज आती हैं, दैट मीन्स दो रोटेशन आते हैं। एक रोटेशन में आपको एक डायरेक्शन में करंट मिलता है और दूसरे रोटेशन में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलता है। तो दैट मीन्स इसी से हमें पता चलता है कि आप जो यहाँ पे करंट आपके पास इंड्यूस्ड हो रहा है उसको अल्टरनेटिंग क्यों बोला गया है, बिकॉज उसकी जो डायरेक्शन है वो हर हाफ साइकिल के बाद में आपको चेंज मिलती है। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था अल्टरनेटिंग करंट का, कि ग्राफ में हमें किस तरीके से जीरो से स्टार्ट होता है, आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम पे जाती है, फिर दोबारा जीरो पे आती है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पे जाती है, दैट मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाती है, और फिर वापस से जीरो पे आती है। दैट मीन्स एक साइकिल में वो एक बार पॉजिटिव होती है और एक बार नेगेटिव, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये तो अपनी बात थी अल्टरनेटिंग जनरेटर, ठीक है, या फिर अल्टरनेटर की। ठीक है, ये वर्किंग थी।
अब अपन आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अल्टरनेटर है या फिर ये जो एसी जनरेटर है, इसमें कई चीज़ें आती हैं छोटी छोटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म, फेज। फेज आप लोगों ने नाम सुने होंगे, 2 फेज जनरेटर, 3 फेज जनरेटर। अपने घर में भी सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक करंट की, घर में जो अपना करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है। अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई में आप लोग देखते हो कि वहाँ पे जो भी चीज़ें जो भी आपकी सप्लाई आती है वहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, 2 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली आपको पता है कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो जनरेटर के थ्रू ही होता है और अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे इन फेजेस के बारे में, इन फ्रीक्वेंसी के बारे में और इन वेव के फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म एंड द फेज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप लोगों ने जो एसी जनरेटर पढ़ा, एसी जनरेटर में आपने ये चीज़ें पढ़ी कि वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका आपने एक वेव फॉर्म बनाया था, दैट मीन्स एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ में आपके जो अल्टरनेटिंग करंट था वो 0 से मैक्सिमम, देन 0, देन रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम और देन दोबारा से 0, एक साइकिल आपने वहाँ पे शो की थी, ठीक है। दैट मीन्स एक रोटेशन में एक साइकिल। अब यहाँ पे इस चीज़ को, दैट मीन्स जो साइकिल थी, एक बार 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर रिवर्स मैक्सिमम और फिर दोबारा से 0, ये आपकी क्या होती है, पूरी की पूरी एक साइकिल होती है। अब इस साइकिल को हम रिलेट करते हैं टाइम से। टाइम से कैसे रिलेट करेंगे कि 1 सेकेंड में जनरेटर कितनी साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जितने साइकिल वो करेगा वही क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। पढ़ते हैं इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स वहाँ पे बन रही हैं। इफ़ द आर्मेचर रोटेट 50 टाइम्स पर सेकेंड, जैसा कि आपको पता है कि आर्मेचर अगर 50 टाइम्स 1 सेकेंड में रोटेट करेगा तो आपको 50 साइकिल्स मिलेंगी। द फ्रीक्वेंसी विल बी 50 साइकिल्स पर सेकेंड, और आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। और आपके पास रियली के अंदर यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी 50 का क्यों लिया है, बिकॉज आपके पास जो यहाँ पे सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ की आती है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि रोटेशन 50 टाइम होता है, तो 50 साइकिल से क्यों मिलती है, आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि एक रोटेशन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होती है, दैट मीन्स 50 रोटेशन में 50 साइकिल्स कंप्लीट होंगी। तो आपका जो जनरेटर वो इस तरीके से रोटेट करता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। द साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड द हर्ट्ज़। यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी की यूनिट को ही बताया कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेव फॉर्म की। ये तो बात होगी अपनी फ्रीक्वेंसी की, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से पता होने चाहिए, इसीलिए इनको डिस्कस किया है, कभी इनका एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट में भी इनको पूछ लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं वेव फॉर्म की। द वेव फॉर्म इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू शो हाउ द EMF वेरीज विद एंगल और विद टाइम। जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया था किसका, अल्टरनेटिंग करंट का, जब हम जनरेटर में डिस्कस करें तो वो जो आपका ग्राफ है वही क्या कहलाता है, वेव फॉर्म कहलाता है। दैट मीन्स वेव के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहे हैं, किससे रिलेशन ले रहे हैं उसका, टाइम और एंगल और EMF, ठीक है। वहाँ पे 3 चीज़ों का आपके पास रिलेशन होता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। द वेव फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF इज शोन इन डायग्राम। अल्टरनेटिंग EMF का जो वेव फॉर्म है वो आपको डायग्राम में शो किया गया। अगर अपन इसको 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो आपको फेज़ फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंड फेज़ में आपने क्या किया, इसको 0 डिग्री से ना स्टार्ट करके कितनी डिग्री से स्टार्ट किया, इसको 120 डिग्री से। थर्ड वेव फॉर्म में आप देख रहे हो, इसको हमने 240 डिग्री से स्टार्ट किया। दैट मीन्स ये वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म क्या बताती है, EMF का एंगल के थ्रू, दैट मीन्स जो आपका आर्मेचर रोटेट कर रहा है उसका एंगल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग रिलेशन बताती है आपको, ठीक है। दूसरा डायग्राम अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें हमने 3 वेव फॉर्म एक साथ लिए, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, ठीक है। तो
तो ये तीनों वेव फॉर्म आपको क्या दर्शा रही है यहाँ पे, ये जो तीन वेव फॉर्म अलग अलग थी ये किसकी थी, सिंगल फेज जनरेटर की थी। दैट मीन्स सिंगल फेज जनरेटर में क्या होगा, आपको एक ही वेव फॉर्म मिलेगी। बट अगर अपन बात करते हैं पॉलीफेज की, दैट मीन्स पॉलीफेज दैट मीन्स या तो टू फेज या फिर थ्री फेज। टू फेज में आपको दो वेव फॉर्म मिलेंगी, थ्री फेज में आपको तीन वेव फॉर्म मिलेंगी। अब ये होती कैसे है, इनके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। डायग्राम्स में एक बार इसको यहीं पे समझ लो, बिकॉज जैसे ही हम आगे पॉलीफेज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे तो पॉलीफेज में हम दोबारा इन डायग्राम्स को नहीं बनाएंगे, वहाँ पे इन डायग्राम्स से वहाँ पे अपन स्टडी करेंगे। डायग्राम्स में कुछ नहीं है, वेव फॉर्म दैट मीन्स कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो ईएमएफ आई है उसका एंगल, दैट मीन्स आर्मेचर के जो एंगल हैं उनके प्रति और टाइम के प्रति जो भी रिलेशन है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वही क्या कहलाता है, वेव फॉर्म कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने वेव फॉर्म में देखा, द ईएमएफ स्टार्ट एट जीरो, ईएमएफ जीरो से स्टार्ट हो रही है, इंक्रीज्ड टू वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो एकदम से मैक्सिमम पे जाएगी, ठीक है, टू मैक्सिमम, डिक्रीज टू जीरो, फिर वो कहाँ पे आएगी, दोबारा जीरो पे आएगी, देन वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी एंड इंक्रीज टू मैक्सिमम, और फिर वो दोबारा से मैक्सिमम पे जाएगी एंड द रिवर्स डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम पे जाएगी, ठीक है। फाइनली डिक्रीजिंग वंस मोर टू जीरो, और दोबारा से फिर वो एक बार जीरो पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, और बाद में यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो ये आपकी वेव फॉर्म थी। वेव फॉर्म आपको क्या दर्शा रही है, आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं फेज की, कि फेज क्या होता है। तीन चीज़ें अपन ने डिस्कस की है, फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म और फेज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स बन रही हैं। वेव फॉर्म, एसी करंट को रिप्रेजेंट करना वेव की फॉर्म में किसी भी ग्राफ में, वो क्या कहलाता है, वेव फॉर्म कहलाता है। वेव फॉर्म आपको बताता है कि जो ईएमएफ है वो जीरो से स्टार्ट होता है, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव में जाता है, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में जाता है, फिर दोबारा जीरो आता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम जाता है, और फिर दोबारा से जीरो पे आता है। यहाँ पे आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं फेज की। फेज क्या है, द फेज ऑफ द एसी वोल्टेज और करंट इज द फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल दैट हैज इलेप्स्ड सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म। दैट मीन्स फेज आपको क्या बताती है, किसी भी एसी वोल्टेज या करंट की अगर अपन फेज की बात करेंगे तो फेज वो जो साइकिल है उसकी उस फ्रैक्शन के बारे में बताती है। दैट मीन्स वो साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है। पीछे के डायग्राम में हमने डिस्कस किया था फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। वो चीज़ें क्या थी, वेव फॉर्म के अंदर एक देखा था आपने, एक 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही थी, एक 120 डिग्री से स्टार्ट हो रही थी, एक 240 डिग्री। दैट मीन्स कि जो पूरी साइकिल थी उसको आपने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 0 से जो स्टार्ट हो रही थी उसका कोई फ्रैक्शन नहीं था, दूसरी में आपने क्या किया, 120 डिग्री से उसको स्टार्ट किया। दैट मीन्स वहाँ पे उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया गया था। तो यही क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ द आर्मेचर रोटेशन। और ये किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, आर्मेचर जो रोटेट कर रहा है उसके एंगल में। वहां पे अपन ने फेज में याद हो तो एंगल लिखे हैं, 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री। ये आपको क्या बता रहे हैं, फेज के बारे में बता रहे हैं। दैट मीन्स एंगल फेज के बारे में बताते हैं, और फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ द आर्मेचर रोटेशन। दैट मीन्स आपका जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है वो किस एंगल से रोटेट कर रहा है। अब रियली में जो आपकी 2 फेज होगी, 3 फेज होगी, उसमें होगा क्या, सपोज करके देखो आपको 2 फेज के अंदर 2 वेव फॉर्म बनेंगी। क्या एक आर्मेचर से आप 2 वेव फॉर्म बना सकते हो लगातार एक ही टाइम पे? नहीं बनेंगी। अगर अपन बात करें 3 फेज की, 3 फेज में आपको 3 वेव फॉर्म चाहिए तो वो भी नहीं बनने वाली। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे ये अभी अपन डिस्कस करते हैं। पॉलीफेज जनरेटर, पॉलीफेज में यहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा, 2 फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है। अब होगा क्या, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कोयल की बजाय हमने यहाँ पे क्या काम में लिया, इफ़ 2 कोयल्स आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। दैट मीन्स आर्मेचर जो होता है शाफ्ट होता है जिस पे आपका आर्मेचर मूव करता है, उसी पे अपन ने क्या किया, एक ही शाफ्ट पे 2 कोयल लगा दी यहाँ पे। अब 2 कोयल लगाने से क्या होगा, बट कनेक्टेड टू 2 सेपरेट पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स, और उनके लिए अलग अलग स्लिप रिंग्स के पेयर हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ताकि हमको अलग अलग वेव फॉर्म मिल सके। अदरवाइज एक ही स्लिप रिंग में 2 वेव फॉर्म कैसे मिलेंगी। एंड इफ द प्लेन ऑफ वन कोयल इज एट राइट एंगल टू दैट ऑफ द अदर, और उनका जो प्लेन होता है, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं आपके पास में, एक प्लेन होती है और एक एक्सिस होती है। अपन प्लेन की बात करें तो जो दोनों कोयल्स हैं उनका प्लेन है वो एक दूसरे के कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के वो लंबवत है, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको अरेंज कर दिया।
देन द EMF डेवलप्ड इन वन कोयल विल डिफर इन फेज फ्रॉम द डेवलप्ड इन द अदर कोयल। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कोयल में जो करंट उत्पन्न होगा वो एक दूसरे से डिफर मतलब अलग होगा। किस तरीके से होगा, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री के एंगल का डिफरेंस होगा, 90 डिग्री के एंगल की फेज का डिफरेंस होगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अभी वेव फॉर्म में के डायग्राम में देखा था, वहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 वहाँ पे अपन ने 0 120 और 240 देखा था। वही इसी प्रकार से वहाँ पे एक वेव बनेगी जो 90 डिग्री से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स दो के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। किया कि अपन ने सिंगल कोयल के बजाय दो कोयल काम में ली हैं, ठीक है, सेम शाफ्ट पे, बट उनके स्लिप रिंग्स अलग अलग लगाई हैं और दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स 90 डिग्री। तो वहाँ पे जो दोनों की वेव फॉर्म उत्पन्न होंगे उनके बीच में भी 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। व्हेन द EMF इन वन कोयल इज मैक्सिमम, जब 90 डिग्री का आएगा तो क्या होगा, एक कोयल में जब मैक्सिमम होगा, दैट इन द अदर कोयल विल बी मिनिमम, तो दूसरी कोयल में क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। सच अ जनरेटर इज कॉल्ड टू फेज AC जनरेटर। इस प्रकार के AC जनरेटर को हम टू फेज AC जनरेटर बोलते हैं। एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लो, पढ़ लो क्या है। इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कोयल, दैट मीन्स सिंगल कोयल की बजाय अपन ने क्या काम में ली, दो कोयल्स काम में ली हैं, सेम शाफ्ट पे हैं, ठीक है, दोनों कोयल्स का प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, और दोनों के अलग अलग पेयर के स्लिप रिंग्स है। अब इनमें जो दो वेव फॉर्म आपको मिलेंगी वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे डिफर करेंगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वहाँ पे दूसरी की मिनिमम होगी। और इस प्रकार के AC जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, टू फेज AC जनरेटर बोलते हैं। ये बात हुई अपनी टू फेज AC जनरेटर की। अगर इसी की तरह अपन बात करें थ्री फेज AC जनरेटर की, तो थ्री फेज में हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, अपन यहाँ पे 3 कोयल्स ले लेंगे, एक ही शाफ्ट पे हम 3 कोयल लेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, दोनों को 90 डिग्री पे रखा था। अपने टोटल साइकिल में 360 डिग्री का कोण होता है, अपन ने 3 रख रहे हैं, तो वहाँ पे तीनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, 3 वेव आपको मिलेंगी, और 3 वेव जो मिलेंगी तीनों में डिफरेंस कितने का मिलेगा, 120 डिग्री एंगल का, जो कि आपने स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखा था, 0 120 और 240, वो तीनों। और फिर उन तीनों को अपन कंबाइन करते हो तो आपको 3 फेज वेव फॉर्म मिल जाएगी। इफ़ देयर आर 3 कोयल्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू वन अदर, अब अगर अपन 3 कोयल्स काम में लेते हैं, तीनों एक दूसरे के 120 डिग्री के एंगल पे हैं, एंड ईच हैविंग इट्स पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स, और हर एक के पास अपना स्लिप रिंग्स का पेयर होगा। द EMF एंड द करंट इन द 3 कोयल विल बी डिफर इन फेज, जहाँ पे EMF प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगा, उन दोनों 3 EMF प्रोड्यूस होंगे और तीनों EMF में डिफरेंस होगा 120 डिग्री का। सच अ जनरेटर इज कॉल्ड अ 3 फेज जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर को हम 3 फेज AC जनरेटर बोलते हैं। एंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय इट इज 3 फेज AC, और यहाँ पे जो करंट उत्पन्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 3 फेज AC बोलते हैं। तो अपनी टॉपिक्स यहाँ पे, दैट मीन्स जो जनरेटर था उसके जो छोटे छोटे टॉपिक थे, 3 वेव फॉर्म, फ्रिक्वेंसी और फेज, और फेज के आगे अपन ने पढ़ लिया 2 फेज और 3 फेज। तो ये चीज़ें अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लो। फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, वेव फॉर्म, EMF को आर्मेचर के एंगल और टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ पे प्लॉट करना। फेज की अगर बात की जाए तो उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देना वेव फॉर्म को। और अगर अपन बात करें 2 फेज और 3 फेज की, तो 2 फेज में अपन 2 कोयल काम में लेंगे, 3 फेज में हम 3 कोयल काम में लेंगे। हर कोयल के पास में अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होगा। 2 फेज में दोनों कोयल्स एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे होंगी, और 3 फेज में तीनों कोयल्स एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पे होंगी। 2 फेज में आपको जो वेव फॉर्म मिलेगी वहाँ पे डिफरेंस होगा 90 डिग्री का। दैट मीन्स एक मैक्सिमम दूसरी मिनिमम, और उसे अपन बोलेंगे 2 फेज AC जनरेटर, और सप्लाई आ गई अपनी 2 फेज AC आएगी। 3 फेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे वेव फॉर्म में डिफरेंस मिलेगा 120 डिग्री का, और यहाँ पे इस जनरेटर को हम बोलेंगे 3 फेज AC जनरेटर, और सप्लाई को हम बोलेंगे 3 फेज AC। Now we will discuss about a new topic which is known as AD current। 12th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने AD करंट क्या होता है, पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। चलो, अपना काम ये बेसिक फिजिक्स पढ़ना है यहाँ पे, और बेसिक फिजिक्स हम 12th में पढ़ के आए हैं, बट फिर दोबारा से पढ़ रहे हैं। AD करंट में क्या होता है कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मेटल रखते हो, ठीक है, अपन ने बात कर दी वहाँ पे कि जब अपन कोई भी कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट उत्पन्न होगा, करंट को आप काम में ले लेते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल आपका जो जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर में आपने क्या किया,
उस करंट को प्रोडक्शन एज ए प्रोडक्शन काम में ले लिया। बट अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि वो जो कोयल है उसके अंदर सर्कुलर लूप्स के अंदर, ठीक है, मतलब गोलाकार लूप्स के अंदर वहाँ पे क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। और वो करंट क्या करता है कि अपन बाहर आउटपुट में नहीं ले सकते। तब आउटपुट में नहीं लेंगे तो वो करंट करेगा क्या, एज ए हीट वहाँ पे लॉस होगा। दैट मीन्स वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। अब ये हर डिवाइस में होगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जनरेटर में ही हो, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दैट मीन्स ऐसी डिवाइसेस जहाँ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपन ने कोई भी कंडक्टर रख रखा है, तो उस कंडक्टर में क्या होगा, सर्कुलर लूप्स में करंट उत्पन्न होगा जब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, और वहाँ पे जब वो उत्पन्न होगा और वो क्या करेगा, एज ए हीट एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो वो जो करंट होता है, जो सर्कुलर फॉर्म में जो करंट आपका प्रोडक्शन हो रहा है, वही क्या कहलाता है, एडी करंट कहलाता है। एडी करंट का नुकसान भी है, दैट मीन्स डिसएडवांटेज भी है तो एडवांटेज भी। इसको अपन कई जगह काम में भी लेते हैं। अब होता क्या, देखते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। व्हेन ए कंडक्टिंग मेटल, कोई भी एक ऐसी मेटल जो कंडक्शन करा सकती है, इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन ने कहाँ पे रख दिया, ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द मेटल, उस मेटल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पता है आपको। दिस करंट विल फ्लो इन क्लोज्ड पाथ, बट यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्लोज्ड पाथ में फ्लो हो रहा है। और ये जो क्लोज्ड पाथ में होगा इनसाइड द मटेरियल, केवल और केवल कहाँ पे, मटेरियल के इनसाइड में, मटेरियल से बाहर तो आ ही नहीं रहा, वो मटेरियल के इनसाइड में ही फ्लो हो रहा है। दिस करंट इज कॉल्ड द एडी करंट, और इस करंट को अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द एडी करंट लेड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द हीटिंग। एडी करंट का प्रोडक्शन होगा, उससे होगा क्या, एनर्जी का लॉस होगा, और वो भी किस तरीके से, ड्यू टू हीटिंग। वो हीट करेगा और हीट से आपकी एनर्जी लॉस होगी, कोई भी डिवाइस होगी वहाँ पे एनर्जी लॉस होगी। एडी करंट टेंड्स टू फ्लो एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उससे 90 डिग्री की एंगल पे हमेशा एडी करंट्स फ्लो करते हैं। एडी करंट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, हम एडी करंट्स को कभी भी कम्प्लीटली जीरो नहीं कर सकते, इनको रिमूव नहीं कर सकते, इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करेंगे, but can be minimized by using metallic conductor in the form of thin sheets called lamina insulated from one another। that means क्या होता है कि एडी करंट्स को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते बट मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के लिए अपने को क्या करना होगा कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक मेटल को काम में ले रहे हो, उस एक मेटल की जगह आप क्या करो, बहुत सारी वहाँ पे थिन प्लेट्स काम में लो, पतली पतली प्लेट्स काम में लो। और वो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड होने का मतलब क्या होगा वहाँ पे कि जैसे आपके एडी करंट्स के जो सर्कुलर लूप्स होंगे वो उन प्लेट्स में से निकलेंगे, बीच में जब इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा तो वहाँ पे वो क्या होगा, एडी करंट आपका कंडक्ट नहीं कर पाएगा, और कंडक्शन नहीं हो पाएगा तो दैट मीन्स सर्कुलर लूप नहीं बन पाएगा। लूप नहीं बनने से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कोल्ड लेमिना इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दैट मीन्स कि जो ये अपन थिन शीट्स काम में लेते हैं ये लेमिना इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। दैट मीन्स अपन यहाँ पे मैं इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो जो आपके घर में आपने कभी पुराने इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जिनमें ई की शेप में आपका जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है ई की शेप में पतली 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 लगभग 100 या फिर 200 कहीं में 50-100 प्लेट्स निकलती थी जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाते थे। ज़्यादातर ये आती है काम में एसी को डीसी कन्वर्ट, एसी को जब अपन डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको अपन काम में लेते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें काम में, वहाँ पे अपन ये जो प्लेट्स काम में लेते हैं सेम इसी तरीके से डिवाइसेस के अंदर प्लेट्स काम में ली जाती है। अब अपन लेंगे किन में इनको, फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रांसफॉर्मर हो रहा है, ठीक है, जनरेटर्स वगैरह हैं, इन सब में अपन जहाँ पे कोयल काम में ले रहे हैं, जहाँ पे कंडक्टर, वहाँ पे अपन थिन प्लेट्स काम में लेंगे। अब अपन बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। दैट मीन्स एडी करंट्स कहीं काम में भी तो लिया जाएगा, उसके लिए क्या करना, द कोर ऑफ अपन बात करते हैं द कोर ऑफ द डायनामोज, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, डायनामोज के कोर होते हैं, आर लेमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट फॉर्मेशन। एडी करंट फॉर्मेशन को कम करने के लिए अपन इनको लेमिनेट करके रखते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे थिन शीट्स काम में ली जाती हैं, एक मेटल की बजाय वहाँ पे बहुत सारी थिन शीट्स काम में ली जाएंगी, वो लेमिनेटेड होंगे। एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, एडी करंट्स एट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन गैल्वेनोमीटर, इट इज़ यूज टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग कॉइल। कि गैल्वेनोमीटर में जो आपकी ऑसिलेटिंग कॉइल होती है जो आपको बताती है
इंडिकेशन के बारे में, डिफ्लेक्शंस के बारे में, उसके मूवमेंट्स को कम करने के लिए हम यहाँ पे एडी करंट्स का काम में लेते हैं। एडी करंट ब्रेक्स आर यूज्ड इन द स्टॉपिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन, जितनी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वहाँ पे उनके ब्रेक्स जो होते हैं उनको रोकने के लिए अपन एडी करंट्स ही काम में लेते हैं। द स्पीडोमीटर ऑफ द कार इन्वॉल्व्स एडी करंट प्रिंसिपल, जो कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो भी एडी करंट के प्रिंसिपल को काम में लेता है। अब ये लेते किस तरीके से ये चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं, सो हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अगर किसी के पास नोट्स हो तो पहले उनको स्टडी कर ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रांसफॉर्मर नाम करके एक अपना टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस के बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।